नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम लोगों का टॉपिक जो है वह कार्यपालिका का दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पर्सन होता है उसके संदर्भ में हम लोग आज पढ़ेंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति महोदय के संदर्भ में आज हम लोग जानेंगे इनकी शक्तियों के बारे में, इनके कार्यों के बारे में और किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल के संदर्भ में उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में उल्लेख किया गया है। देखिए, आप लोग संघीय कार्यपालिका पढ़ रहे हैं। संघीय कार्यपालिका में आपको हम लोगों ने बताया था, आप लोगों ने पढ़ा भी है, पिछले जो वीडियोस देखे हैं उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बता दी गई हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो लोग चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो उसमें आपने देखा कि राष्ट्रपति महोदय के बारे में सारी बातें, सारा विवरण अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति महोदय के बारे में जो 10 अनुच्छेदों में विवरण दिया गया था उनके संदर्भ में हम लोगों ने अच्छी तरीके से इसको समझ लिया। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनके संदर्भ में भी हम लोगों ने थोड़ी संक्षिप्त चर्चा की थी। उसको आप लोग और डिटेल में कहीं जब चर्चा होगी तो उस पर हम लोग बात करेंगे। बहरहाल हमने संक्षिप्त रूप में इसको बता दिया था। साथ ही साथ आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 62 के बाद से लेकर के अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में जो उल्लेख किया गया है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति महोदय का क्या रोल है, भारतीय संविधान में कब से यह पद सृजित किया गया, क्या मूल संविधान में यह पद था या नहीं था, ये तमाम सारे विषयों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इनके पद की उपयोगिता क्या है, क्या कोई महत्ता है इनके पद की, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ समस्त अनुच्छेदों का भी उल्लेख करेंगे। तो ये जो संघीय कार्यपालिका है इसके जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो उपराष्ट्रपति महोदय हैं। इनका संविधान में एक विशेष स्थान है। देखिए, कार्यपालिका में जो वरीयता क्रम में व्यक्ति बताए गए हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, ये जो क्रम आपका है उस क्रम का भी आज आप लोग थोड़ा बहुत अनुभव कर पाएंगे। जितने भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, उन सारे टॉपिक, ये सारे टॉपिक जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पॉलिटी एक ऐसा विषय है जो कि आपको कंपटीशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये जब भी आप कोई भी लेख लिखेंगे, जब भी आप कोई राजनीतिक चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर किसी स्तर की जो कोई बात करेंगे, तो आपको उस संविधान के जो द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों के जो पद हैं उनके बारे में आपको जानकारी होने के उपरांत ही आप उस पर कुछ बेहतर तरीके से बताने की स्थिति में हो पाएंगे। और ये एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह सब इसी पे बेस्ड होते हैं। जितनी भी सामाजिक गतिविधियां हैं भारत में किसी भी पद को लेकर के, वो सब कुछ पॉलिटी के अंतर्गत आता है। तो पॉलिटी देखने में तो बहुत संक्षिप्त है, लेकिन इसकी समझ अच्छी होनी बहुत ही महत्व रखता है ये। और ये महत्वपूर्ण सेगमेंट जिनसे अगर छूटता है तो वो समझिए कि अपने आप को वो खुद धोखे में रख रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कि सभी लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने इस पर वेटेज देते हुए इसको पढ़ें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने विषय को और जानने का प्रयास करते हैं कि उपराष्ट्रपति के महोदय के बारे में क्या क्या, एक एक अनुच्छेदों में कुछ डिटेल दी गई हैं, फिर मैं एक एक डिटेल उसके बारे में आपको और भी शेष करता चल रहा हूं। आइए जानते हैं। तो पहला अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद जो 63 है, वह यह कहता है, जैसे अनुच्छेद 52 कहता था भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरह से अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, है ना। और ये जो व्यक्ति होगा वो दूसरे नंबर का वरीयता क्रम में रहने वाला व्यक्ति होगा, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। पहला आर्टिकल तो सीधी सी सिंपल सी बात यही कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, इसकी चर्चा कर देता है। इसमें कुछ विशेष है नहीं, जैसे कि उसमें केवल इंडिकेट किया गया है। और भी इसी से रिलेटेड अगला अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद 64। इसमें क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है, पदेन सभापति होगा तथा वह अपनी पदावधि के दौरान अन्य कोई लाभ का पद नहीं ग्रहण करेगा।
तो देखिए एक बात जान लीजिए कि हमारे यहाँ जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, इनका संविधान में तो उल्लेख है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन ये जो कार्य अपने जो सारे कार्य संचालित करते हैं, यह उपराष्ट्रपति एक तरह से कहिए कि कोई स्पेशली वर्क नहीं करते हैं। ये राज्यसभा के जो राज्यसभा, हमारे दो सदन होते हैं, संसद दो सदनों से मिलकर के बना होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा जो होती है उसका सभापतित्व जो, यानी कि उसकी अध्यक्षता कहिए, वहाँ पर अध्यक्ष शब्द नहीं यूज किया जाता है, वहाँ सभापति शब्द यूज किया जाता है। जैसे लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उसी तरह से राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष न कह करके उसे सभापति कहा जाता है। तो उपराष्ट्रपति महोदय जो है सभापतित्व करते हैं, वहाँ के सभा का संचालन करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, ठीक है। और जो जैसे लोकसभा अध्यक्ष में आप देखते हैं कि जो स्पीकर महोदय करते हैं, सेम वही भूमिका जो है राज्यसभा में उपराष्ट्रपति महोदय की होती है। लेकिन उस समय जब वो उस कार्य को कर रहे होते हैं तो सभापति कहलाते हैं। और जितना भी उनको पावर मिली है, जितनी भी चीज़ें उनको एक तरह से कहिए जो उनको सैलरी वगैरह या भत्ते वगैरह जो दिए जाते हैं, वो सब सभापति के आधार पे ही दिए जाते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के, ठीक है। तो नाम तो इनका दिया गया है, पदनाम भी है, लेकिन उनको सारी जो सुविधाएं मिलती हैं वो सभापति के आधार पर ही मिलती हैं, ठीक है। तो ये बात है। तो इसमें यही बताया गया है अनुच्छेद 64 में यही बात कही गई है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिस चेयरमैन होगा, ठीक है, तथा वह अपनी पदावधि के दौरान कोई लाभ के पद पर नहीं रहेगा। तो लाभ के पद में जो राष्ट्रपति महोदय में हम के टॉपिक में हम लोगों ने उल्लेख किया था, जिसमें देखा था कि लाभ के दायरे के अंतर्गत कौन आता है, तो संघ सरकार की संपूर्ण नौकरियां, राज्य सरकार की संपूर्ण नौकरियां, और जो अर्ध सरकारी जो संस्थाएं हैं उसमें अगर कोई पद पर है, इन तीन संस्थाओं से जुड़ा हुआ कोई पद पे अगर कोई व्यक्ति है तो वो लाभ के पद के दायरे के अंतर्गत आता है। आप इसको समझ लें। और किसी भी तरह का, चाहे वो कोई भी पद हो, यानी कि आप जैसे समझिए कोई मंत्री हो, है ना, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, तो बहरहाल तो हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। आप इसको समझ लें कि राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, या मंत्री परिषद या किसी भी स्तर का मंत्री है, निसंघीय मंत्री है, संघ सरकार में मंत्री हैं, राज्य सरकार में कोई मंत्री, ये सारे पद जो हैं लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपको मैंने बताया है कि जैसे अपने राष्ट्रपति महोदय में देखा था, सेम वही प्रक्रिया उपराष्ट्रपति महोदय में भी होगी, ठीक है। तो लाभ के पद पे नहीं रहेंगे। और मान लो किसी सदन के सदस्य राष्ट्रपति महोदय में था कि जैसे राष्ट्रपति निर्वाचित किए जाएंगे तैसे तत्काल प्रभाव से वो किसी भी सदन के अगर सदस्य हैं, चाहे संसद के सदस्य हैं, संसद के किसी सदन के सदस्य हैं, या राज्य विधानसभाओं के विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हैं, तो वो तुरंत वो स्वतः से वो पद समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति में जो होता था वही सेम उपराष्ट्रपति महोदय में भी होगा। जैसे ही उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे तो अगर ये एमएलए हैं तो वो समाप्त हो जाएगा, वो पद रिक्त मान लिया जाएगा, और अगर सांसद हैं तो वह भी पद रिक्त मान लिया जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। तो सेम वही स्थिति आ रही है जो राष्ट्रपति महोदय में ही थी यहाँ पे, ठीक है। और वही कोई लाभ का पद नहीं धारण करेंगे। ये मूलभूत बेसिक चीज़ें जो थी आपकी राष्ट्रपति महोदय से काफ़ी कुछ उसमें मेल खाता हुआ होगा, ठीक है। जैसे उनके बारे में जो शपथ वगैरह का प्रारूप है या कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि उनके निर्वाचन के लिए ये सब तमाम सारी, थोड़े महाभियोग वाले पॉइंट पे थोड़ा सा अंतर है, वो सब अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और लगभग काफ़ी कुछ कमोबेश चीज़ें राष्ट्रपति से मेल खाती हुई हैं इनकी, ठीक है। तो ये तो दूसरा अनुच्छेद आपका हो गया, अनुच्छेद 64 हो गया, ठीक है, उपराष्ट्रपति महोदय में। नेक्स्ट है बच्चों अनुच्छेद 65। इसमें क्या बताया गया है, उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने हेतु सशक्त किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, इसको जानना। इसमें सारी चीज़ें मतलब काफ़ी कुछ इसमें अनुच्छेद जो 65 है ये बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। यह कहता है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा कब की स्थिति में करेगा, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी हो किसी कारण से, या कुछ ऐसी स्थिति हो कि अपंगता की स्थिति हो, अस्वस्थता की स्थिति हो, तमाम सारे विषय इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उस स्थिति में उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति का कार्यभार देखेंगे, ठीक है। और जब राष्ट्रपति
का कार्यभार देखेंगे उपराष्ट्रपति महोदय, तो चूंकि उपराष्ट्रपति को अपना स्वतः के पद का कोई वेतन भत्ता तो मिलता नहीं है, तो राज्यसभा के सभापतित्व करने का उनको वेतन मिलता है। तो उस समय जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य कर रहे होंगे, तो उस समय उनको राष्ट्रपति के पद से रिलेटेड जितने भी सुविधाएं हैं, जो उनको वेतन भत्ते हैं, वो सब राष्ट्रपति महोदय के मिलेंगे। और उस दरमियान उनको राज्यसभा का सभापतित्व का जो भत्ता है या उपराष्ट्रपति वाला भत्ता है, जिसको जो सभापति के नाते मिलता है उनको, वो सब उनको बंद रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इस पे, तो कब क्या होगा। देखिए, ये कब ऐसी स्थिति आएगी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हो, तो एक तो सबसे सामान्य सी बात है कि जब कोई मृत्यु हो जाए या कोई ऐसी स्थिति आती है कि राष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र दे देते हैं, ठीक है, या महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके उनको तत्काल रूप से हटा दिया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा मतलब ये पद है राष्ट्रपति का कि जो कभी भी रिक्त नहीं रहता है, उसकी रिकवरी ज़रूर हो जाती है किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। अभी आगे इसका भी उल्लेख किया जाएगा कि मान लो राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति महोदय हैं। संयोग से मान लिया जो उपराष्ट्रपति महोदय भी नहीं है तो उसके तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए मुख्य न्यायाधीश महोदय आ जाएंगे। और संयोग से मुख्य न्यायाधीश महोदय भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के, मतलब ये बात हो रही सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं, मतलब अन्य न्यायाधीश हैं मतलब जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, वो इस चीज़ के कार्यभार को देखने लगेंगे। ठीक है, किसका कार्यभार? राष्ट्रपति महोदय का कार्यभार देखने लगेंगे। आइए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु के कारण, त्यागपत्र के कारण या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाए, तो जब तक राष्ट्रपति का निर्वाचन होकर अपना पद नहीं ग्रहण कर लेता है, तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, आगे क्या है, इसी प्रकार यदि राष्ट्रपति मान लो कहीं कभी कभी बीमार हो गया, मतलब मृत्यु नहीं हुई है, त्यागपत्र भी उन्होंने नहीं दिया है, कोई और जटिल इस तरह का कारण है, यानी कि अन्य महाभियोग वगैरह भी लगा के नहीं हटाया गया है, तब की स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति के बारे में बात कर रहा है। तो अनुपस्थिति हो, तो अनुपस्थिति मान लो कहीं वो राष्ट्र से बाहर गए हों, अनुपस्थिति की स्थिति में कहीं वो राष्ट्र के बाहर हो और तात्कालिक रूप से कोई ज़रूरत पड़ जाए कि नहीं अब राष्ट्रपति की यहाँ पर आवश्यकता है, तो उस समय उपराष्ट्रपति उस कार्यभार को देखेंगे। बीमारी की स्थिति में, ठीक है, या किसी अन्य कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाएं, तो उसके सभी कार्य उपराष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे जब तक कि राष्ट्रपति पुनः अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये बिंदु ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं अस्वस्थता की स्थिति में या अनुपस्थिति की स्थिति में या कोई और कंडीशन ऐसी हो रही कि जो अपना राष्ट्रपति का कार्यभार वो नहीं देख पा रहे हैं, तो उस स्थिति में जब तक वो अपना कार्यभार पुनः आकर के देखने नहीं लगेंगे, तब तक की स्थिति में वो कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसके साथ ही और क्या बात है इसमें, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति को वही उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। मैंने भी आपको उसके बारे में जिक्र किया था कि सारे जो भी हैं, जो अधिकार राष्ट्रपति महोदय को होते हैं, जो फैसिलिटीज राष्ट्रपति महोदय को मिलती हैं, सेम वही फैसिलिटी किसको मिलने लगती हैं? उपराष्ट्रपति महोदय को, जब वो राष्ट्रपति का कार्य कर रहे होते हैं। और स्थिति वही मैंने बताई थी कि राष्ट्रपति अगर हैं और अनुपस्थित हैं तो उनका कार्य कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति देखेगा। और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हैं तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देखेगा। अगर वह भी अनुपस्थित है तो वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह कार्य को देखेगा। ये मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है तुरंत। ये सिस्टम समझिए, यानी कि मैंने वही बताया आपको कि राष्ट्रपति महोदय नहीं हैं किन्हीं कारणों से, तो तुरंत उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति का कार्य देखने लगे। संयोग से वह भी नहीं है, चाहे वो मृत्यु, मतलब किसी भी कंडीशन में खाली होना चाहिए, पद खाली हो गया किसी भी कंडीशन में, तो तुरंत मुख्य न्यायाधीश उस पद को देखने लगेंगे। मुख्य न्यायाधीश महोदय भी नहीं है तो सीधे उसके बाद तुरंत सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश
होंगे वो उस कार्य को देखने लगेंगे। किस कार्य को? राष्ट्रपति के कार्य को देखने लगेंगे। ठीक है। और एक बार ये भारत में ऐसा हुआ है, कब? 1969 में, जब जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो जाती है। उस समय क्या होता है कि बीबी गिरी जो उपराष्ट्रपति महोदय रहते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य देखने लगते हैं, लेकिन संयोग से उस समय चुनाव होता है राष्ट्रपति का, तो उसमें बीबी गिरी महोदय भी पार्टिसिपेट करते हैं, भाग ले लेते हैं, तो उस कारण से उपराष्ट्रपति पद भी खाली हो जाता है। तो उस समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाता है। उस स्थिति में मुख्य न्यायाधीश महोदय सुप्रीम कोर्ट के जो थे हिदायतुल्लाह साहब उस समय थे 1969 में, तो इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य दे दिया गया था। समझ गए होंगे आप लोग बात को। तो वही बात बताई गई है यहाँ पे। 1969 में जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और हिदायतुल्लाह, मतलब ये सीक्वेंस में बनता चला गया है, यानी कि उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति का कार्य देख रहे थे और हिदायतुल्लाह साहब जो हैं जब दोनों लोगों का पद खाली हो गया था, तो उस स्थिति में हिदायतुल्लाह साहब मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जो है राष्ट्रपति का भी कार्यभार देख रहे थे। ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे क्रम क्या बना चल रहा है इसमें। आगे देखते हैं बेटा। जब राष्ट्रपति का कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्यसभा के सभापतित्व के दायित्व का निर्वहन उपसभापति द्वारा किया जाता है। हाँ, ये भी देख लीजिए कि जैसे जब उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति का कार्यभार देखने लगते हैं तो उस समय जो राज्यसभा के सदन की कार्यवाही होती है, यानी कि उसका संचालन की अध्यक्षता जो करते थे, सभापतित्व को जो करते थे, वह कौन देखेगा? तो उस समय उपसभापति उस कार्य को देखने लगेंगे। समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ इस बात को। तो ये काफ़ी कुछ बातें इसमें थी कि कैसे कैसे कार्य हो रहा है और ये सीक्वेंस में कैसे कार्य चल रहा है, यानी कि सब बात ये देख रहे हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है वह खाली नहीं हो रहा है, उसकी पूर्ति हो रही है किसी न किसी के द्वारा। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला अनुच्छेद जो कहता है वो क्या कहता है? 66 कहता है, 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों को से मिलकर के होने वाली निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। ठीक है। अब देखो, इसमें आपने देखा राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता था। उसमें आपने देखा लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद के निर्वाचित सभी सदस्य भाग लेते थे, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, दिल्ली और पुदुचेरी के भी विधानसभा के सभी निर्वाचक सदस्य भाग लेते थे। ठीक है। इसके बारे में मैंने वीडियो में विशद रूप से चर्चा की है, लास्ट वीडियो में, आप उसको देखिएगा। और बताया था मैंने साथ ही साथ कि किसी भी विधान परिषद के सदस्य, किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, किसके? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और जितने भी लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हैं वो भी भाग नहीं लेते, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, ये सब मैंने बताया था आपको। यहाँ पर क्या होगा? उपराष्ट्रपति के महोदय के चुनाव में ध्यान रखिएगा केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। ये बात बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, बस माइनर थोड़ा सा अंतर है, बाकी कमोबेश चीज़ें उसी से रिलेटेड, राष्ट्रपति महोदय से ही रिलेटेड है। तो क्या होता है? केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं। और संसद के सदस्यों में से कौन कौन से सदस्य आपके आएंगे? लोकसभा और राज्यसभा। और इसमें क्या होगा कि जो निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के हिस्से में भाग लेते थे निर्वाचन में, यहाँ पर सभी सदस्य भाग लेंगे, यानी कंप्लीट सदस्य भाग लेंगे, जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी भाग लेंगे। किसके निर्वाचन में? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। क्यों? क्योंकि जो सदस्य नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं, यानी कि जिनको नॉमिनेट कर दिया जाता है, गैर निर्वाचित होकर के वो आते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, जो उनको राष्ट्रपति तो करते नहीं, राष्ट्रपति महोदय करते, उपराष्ट्रपति महोदय तो करते नहीं, इस नाते उनको उपराष्ट्रपति महोदय के इसमें भाग लिया जाता है। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि निर्वाचन में भाग कौन लेता है और इनकी योग्यता के संदर्भ में क्या है। तो योग्यता में सीधी सी बात है, आप जान लीजिए। देखिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, है ना। जो राष्ट्रपति महोदय में था वो सेम वही था। वहाँ पर राष्ट्रपति में आपने देखा था कि वह लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये बात थी। लेकिन यहाँ राज्यसभा के लिए जो बात कही जाएगी उसमें ये बताई जाएगी कि उपराष्ट्रपति के लिए कि देखिए वहाँ पर क्या लोकसभा, एक अंतर थोड़ा सा आपको दिखाई देगा कि राज्यसभा के मेंबर्स के लिए लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचित होने के लिए आयु जो है क्या वो 25 वर्ष है, और जो राज्यसभा के सदस्यों की आयु के लिए आपकी सीमा ज़्यादा है,
लेकिन एक बात आप इसमें सबसे ज़्यादा गुण देखिए कि कोई व्यक्ति 35 वर्ष की आयु जब पूरी करेगा तभी उसमें भाग लेगा, तो वो एज वाला हिसाब किताब आप भूल जाइए कि किसमें 25 वर्ष है किसमें 30 वर्ष है। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं कि आपको 30-35 में हम कंफ्यूज रहे। आपको सीधे जानना है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है दोनों के लिए 35 वर्ष आयु कम से कम होनी चाहिए। तो इसमें क्या राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, वहाँ पर राष्ट्रपति में क्या था, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, राष्ट्रपति के लिए है। लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय के लिए क्या है, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों। ठीक है, ये बात इसमें ध्यान रखिएगा। बाकी 35 वर्ष की आयु भारत का नागरिक होना ये मस्ट बात, ये सामान्य तौर से बात बताई गई थी। ठीक है, ये तो एक बेसिक बात हो गई राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन को लेकर के। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि जो आपका ये निर्वाचन की जो व्यवस्था है तो क्या ये भारतीय मूल संविधान में थी? तो आप ये जान लीजिए कि भारत का जो मूल संविधान था वहाँ उपराष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन की यह व्यवस्था नहीं थी। पहले क्या था कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती थी। जब आज़ादी के बाद में भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद बना तो उस समय व्यवस्था ये थी कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा चुन लिया जाता था व्यक्ति को, किसी को, तो उपराष्ट्रपति वो बना दिए जाते थे जो बहुमत के आधार पर होते थे। लेकिन 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। और इसके बाद ये व्यवस्था कर दी गई कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर के इनका निर्वाचन करेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पूछेगा एग्जाम में कि क्या उपसभापति के निर्वाचन मतलब जो है कि कौन कौन भाग लेंगे, यह व्यवस्था जैसे ये कहेंगे आप कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो साथ मतलब जो है शामिल होते हैं, यह क्या मूल संविधान में व्यवस्था बताई गई थी? तो आप बताएंगे नहीं, ये मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में अभी जो बात मैंने बताई वो बात थी आपकी। तो वही कह रहा, मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि उपराष्ट्रपति निर्वाचन संसद की संयुक्त बैठक द्वारा होगा। इस प्रक्रिया को 11वें संविधान संशोधन 1961 द्वारा हटा दिया गया। ये जो व्यवस्था पुरानी थी मूल संविधान की, उसे बदल करके यही लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति महोदय का, उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव किया जाता है। ठीक है, ये बात थोड़ी सी आपको जाननी जरूरी है। इसी के साथ कुछ और चीज़ें जान लीजिए। जैसे देखिए, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित जब व्यक्ति होगा तो ये योग्यता तो हो गई, लेकिन उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपने देखा था कि 50 सदस्य क्या हों, प्रस्तावक हों, 50 सदस्य उसको समर्थक हों। ये बात थी कि मतलब 50 लोगों, जैसे राष्ट्रपति का कोई चुनाव कर रहा है, लड़ रहा है, तो राष्ट्रपति महोदय में क्या था कि 50 सदस्य उसको प्रस्ताव पेश करें। ठीक है, और पहली चीज़ तो यही थी कि सदन का 1/4 सदस्य, किसी भी सदन का, वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात हो रही थी, किसी भी सदन का जो लोकसभा के सदस्यों का 1/4 सदस्य जो है जब सहमत हो जाएगा, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा का 1/4 सदस्य हो जाएगा, तभी वो कार्य होता था। मतलब वो, हालांकि महाभियोग वाली बात मैं कर रहा हूँ, महाभियोग की प्रक्रिया चल रही थी, यहाँ इनके महाभियोग नहीं, आगे के क्रम में भी हम लोग बात करेंगे महाभियोग के बारे में। तो उसमें क्या था कि 50 सदस्य, मतलब निर्वाचन के लिए 50 सदस्यों को क्या होना चाहिए था, प्रस्तावक होना चाहिए, और तो 50 सदस्य उसको एक तरह से कहीं सहमति व्यक्त करने वाले होने चाहिए थे। ये राष्ट्रपति महोदय के बारे में था। 15,000 की जमानत राशि उनकी हुआ करती थी। दो बात आपको राष्ट्रपति महोदय से मेल खा रही है। उपराष्ट्रपति महोदय में क्या सदस्यों की संख्या, अगर कोई उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है तो उसको 20 व्यक्ति, मतलब उम्मीदवार वही बन सकता है जिसको 20 व्यक्ति क्या करें, उसका प्रस्ताव रखें और 20 व्यक्ति उस पर क्या हो, उस प्रस्ताव का समर्थन करें। वहाँ पर राष्ट्रपति में क्या था, 50 व्यक्ति प्रस्ताव रखें, 50 व्यक्तियों से सिग्नेचर किया हुआ प्रस्ताव आए और 50 व्यक्ति उसको समर्थन में हो। ठीक है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति में 20 व्यक्ति होने चाहिए, यानी 20 सांसद होने चाहिए प्रस्तावक और 20 समर्थक होने चाहिए। ठीक है, और धनराशि जो है वही 15,000 रुपये जमानत राशि उसमें जो रखी गई थी वो राष्ट्रपति महोदय में, वही उपराष्ट्रपति में भी 15,000 रही जमानत राशि है। और जिसको वही सदस्यों का 1/6 नहीं मिलेगा उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। तो मूलभूत चीज़ें सब वही राष्ट्रपति महोदय वाली हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा की थी। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये तो काफ़ी कुछ बातें उसके राष्ट्रपति महोदय से संबंधित, उपराष्ट्रपति महोदय से संबंधित हो गई। अब थोड़ा इनके कार्यकाल और अवधि के बारे में देख लेते हैं। अगला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 67 है ना, 67वां अनुच्छेद क्या कहता है, यह क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि। तो कार्यकाल पदावधि वही सेम स्थिति है। कार्यकाल और पदावधि में मतलब जैसे उसमें उनका कार्यकाल, जैसे राष्ट्रपति महोदय का 5 साल का कार्यकाल था, उसी तरह से उपराष्ट्रपति महोदय का भी कार्यकाल है। ठीक है, तो लेकिन एक चीज़ इसमें थोड़ा डिफरेंस है।
जैसे राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं हो सकता, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद के संदर्भ में ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है कि यह पद रिक्त नहीं हो सकता है। वह पद रिक्त होने की स्थिति में भी हो सकता है। जैसे राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति का जब कार्यभार देखने लगेंगे, उपराष्ट्रपति महोदय जब राष्ट्रपति का कार्यभार देखने लगेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, वो पद खाली हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं बात को? तो इसके बारे में कुछ विशेष प्रावधान नहीं है, लेकिन हाँ ये लंबे समय तक खाली नहीं रहेगा। जैसे उपराष्ट्रपति है ही नहीं, राष्ट्रपति महोदय हैं, तो ऐसा नहीं होगा। उसको क्या है, समय रहते पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, समय रहते पूरा कर लिया जाएगा। अगर कोई मृत्यु हो जाती है, किस तरह की स्थिति बनती है, तो उसमें फिर उसको एक समय सीमा के अंदर उनको भी चुनाव करा करके फिर से दूसरे लोगों को मतलब जो है बना लिया जाएगा, लेकिन कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये बात इसमें थी। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष की वो सेवा देते हैं। और फिर वही स्थिति है कि अगर आपात स्थिति कोई बनती है, अगर उसे पहले देना चाहते हैं तो ये राष्ट्रपति महोदय को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, अपना इस्तीफा दे देंगे और जो भी स्थिति बनेगी वो अपना आगे होगा। ठीक है, आगे है उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए कोई देखिए एक चीज़ अभी जान लीजिए कि जैसे राष्ट्रपति महोदय को, हाँ इसी में आपके दायरे में आपका आएगा, जैसे राष्ट्रपति महोदय को हटाने के लिए क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया चलानी पड़ती है। महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा राज्यसभा में से किसी एक सदन में आ सकती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के जो संचालन में जो होती थी वो यहाँ इतनी जटिल नहीं है। यहाँ थोड़ी सहजता उसमें है। सहजता ये है कि उसमें क्या था कि महाभियोग की प्रक्रिया चलती थी, किसी एक सदन में आता था और लगभग 1/4 सदन के सदस्यों की उसमें सिग्नेचर होने चाहिए। 14 क्या नाम है दिन पहले उनको सूचना देनी चाहिए थी। यही सेम चीज़ यहाँ पे भी की जाएगी कि 14 दिन पहले उनको सूचना दी जाएगी। तो देखिए इसमें चूँकि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य एक तरह से सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उसका सभापतित्व करते हैं। तो जब राष्ट्रपति को हटाने की बात आएगी तो हमेशा मोस्टली राज्यसभा में ही इस तरह का प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया देखिए वहाँ पर क्या होता था, राष्ट्रपति महोदय अगर कोई संवैधानिक कार्य नहीं होता, मतलब संवैधानिक गलत कार्य करने के आधार पर राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता था। लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति के महोदय के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई गैर संवैधानिक कार्य करने लगे तब किया जाए। इनमें कोई भी कारण बता करके उपराष्ट्रपति महोदय को हटाया जा सकता है, सदन चाहे तो। और राज्यसभा में इसका प्रस्ताव आता है। राज्यसभा अगर कोई भी दोष लगा करके उपराष्ट्रपति महोदय को मतलब बहुमत कर देती है, साधारण बहुमत। देखिए वहाँ पर क्या था, राष्ट्रपति में 2/3 बहुमत से सदन में पारित होना चाहिए राष्ट्रपति महोदय का जब महाभियोग लग रहा था। लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति महोदय में 2/3 नहीं होगा, राज्यसभा का साधारण बहुमत से भी अगर राज्यसभा पारित कर लेती है और कोई भी दोष लगा करके उनके ऊपर मतलब जो है महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा करती है तो साधारण बहुमत के द्वारा ही उनको हटाया जा सकता है। और साथ ही साथ बस ये है कि राज्यसभा साधारण बहुमत से उनको पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उस पर सहमति दे दे, तो लोकसभा में चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। वैसे ही वो राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। समझ गए होंगे आई होप। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। वही कह रहा है कि कोई भी आधार हो सकता है, जिसे उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए कोई भी आधार हो सकता है। वहाँ पर क्या, राष्ट्रपति में संवैधानिक आधार, तो संवैधानिक गलत कार्य करने के आधार पर उनको हटाया जा रहा था, हटाने की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पर कोई भी आधार बना करके राज्यसभा उचित समझे तथा राज्यसभा का साधारण बहुमत एवं लोकसभा की सिर्फ सहमति से ही उनको उस पद से हटाया जा सकता है। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझे होंगे। ठीक है, कोई अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके जवाब हम ज़रूर देंगे। ठीक है, आगे चलिए हम लोग देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 में क्या कहता है, उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पूर्व ही करा लिया जाएगा। यानी कि वही 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव करा लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई ऐसा हो जाए कि लंबा समय चला गया, अभी उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव नहीं हुआ। तो सभी के लिए कानून है। तो इसमें अनुच्छेद 68 में ये बात यही कह रहा है कि 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव करा लिया जाएगा, जैसे राष्ट्रपति महोदय में कहा गया है। ठीक है, साथ ही में और क्या क्या है, संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति, वही जो बात हमने बताई,
उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी उपराष्ट्रपति कभी नहीं नियुक्त होते हैं। मतलब जो है कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कभी नहीं नियुक्त होते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है लेकिन कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होता है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है और वह अपने उस पद पे कई बार चुना जा सकता है, यानी कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति के लिए भी हमारा संविधान मौन है कि कितनी बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव में भाग ले सकता है और राष्ट्रपति हो सकता है। तो उसी तरह से सेम स्थिति यहाँ पर उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में है कि वह कितनी बार भी उसमें शामिल हो सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में और कितनी बार भी चुन करके आ सकता है। इसमें कोई समय सीमा या उसके अटेम्प्ट नहीं निर्धारित किए गए हैं, कितनी बार ही कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, यही बात इसमें बताई गई है और वो कई बार इसमें निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, अगला है बेटा अनुच्छेद 69, लास्ट है। इसमें क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में है। तो लगभग करीब में जो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के प्रतिज्ञान और शपथ के बारे में बताया गया है, वही उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में का जो प्रारूप है वो अनुच्छेद 69 में दिया गया है। ठीक है, वहाँ पर अनुच्छेद 60 में दिया गया था, किसमें, राष्ट्रपति का जो है शपथ अनुच्छेद 60 में दिया गया है और उपराष्ट्रपति के शपथ को 69 में दिया गया है। और ये बात जान लीजिए कि सभी पदाधिकारियों के शपथ के बारे में अनुसूची 3 में उल्लेख किया गया है, लेकिन 2 ऐसे पद हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन दोनों का अनुसूची 3 में उल्लेख नहीं है शपथ। इनके शपथ इंडिविजुअल हैं। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में शपथ दिया गया है और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 में शपथ के बारे में दिया गया है। ठीक है, न कि अनुसूची 3 में। ठीक, दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। तो अगला है, इसी में आगे क्या कुछ और बातें हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। मैंने आपसे बताया, अभी जिक्र भी किया इसके बारे में। उसको उसके पद का, उसे अपने पद का कोई वेतन नहीं दिया जाता है। वर्तमान समय में उसका वेतन लगभग कितना है, लगभग क्या मतलब एग्जैक्टली 4 लाख रुपए है। ठीक है, और वो किस पे दिया जाता है, जैसे राष्ट्रपति का जो वेतन दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता था बच्चों, संचित निधि से। तो जिसे कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, वहाँ से दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति महोदय का भी संचित निधि से ही धन दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड से ही उनको भी धन मुहैया कराया जाता है, जो भत्ते दिए जाते हैं। और क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। हाँ, ध्यान रखिएगा कि जैसे वो भले सभापतित्व तो करता है लेकिन वो उसका सदस्य नहीं होता है। और जब कभी ऐसी नौबत आती है कि कोई कानून या विधेयक उसमें आया हुआ है और उसमें ऐसी स्थिति बन रही है कि सामान्य स्थिति हो रही है कि मतलब 50-50% की स्थिति बनी है, तब उस स्थिति में सभापति अपना बहुमूल्य वोट दे सकता है और कोई निर्णायक स्थिति में उसको पहुंचा सकता है। अन्यथा की स्थिति में उपराष्ट्रपति इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब मतदान में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन समानता की स्थिति में जब ये जज ना हो पाए सदन के द्वारा, 50-50 की स्थिति बने, तो वो अपना मत दे सकते हैं और किसी एक पक्ष में दे करके उस चीज़ को, उस कानून को पारित करा सकते हैं। ये है, तो यही बात बताई गई है। क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः उसे राज्यसभा में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, किंतु मतों की समानता की स्थिति में राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, इस स्थिति में निर्णायक मत वो दे सकता है। ये तो आपकी थोड़ी बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें उपराष्ट्रपति महोदय के संदर्भ में रही हैं। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपके मन में और कौतूहल उत्पन्न कर रहे होंगे। लगभग कमोबेश सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके बारे में उल्लेख कर लिया है। अगर कोई आपको कौतूहल इसके संदर्भ में है, कोई और जिज्ञासा आपको उपराष्ट्रपति महोदय से रिलेटेड है, तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ कर सकते हैं। इसके जवाब हम देंगे आपको वहाँ पे। धन्यवाद। आप